हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने मेंटल एटीट्यूड वाले प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ा था। आज भी हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं कि कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन लगने से मेंटल एटीट्यूड जो सब्जेक्ट का है वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो उसके मीनिंग भी अलग अलग निकलते हैं। देखिए, आते हैं अपने कुछ बातों पर। जैसे हम बात करते हैं अपील टू। अपील टू का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति से निवेदन करना। किसी व्यक्ति से निवेदन करते हैं तो टू लगाते हैं अपील के साथ। जैसे अपील टू दी हायर अथॉरिटी। ऐसे ही लिख सकते हैं अपने अपील टू दी हाई कोर्ट। ठीक है ना। ऐसे ही अपने लिख सकते हैं अपील टू दी सुप्रीम कोर्ट। तो ये अपील टू की बात हुई। अपील टू का मतलब किसी व्यक्ति से, या अपील टू हिम भी कह सकते हैं, अपील टू दी पीपल भी कह सकते हैं। दी कलेक्टर अपील्ड टू दी पीपल। लोगों से अपील की, कलेक्टर ने लोगों से अपील की। तो इस तरीके से अपने अपील टू का यूज कर सकते हैं। अपील का मतलब आग्रह करना होता है। अपील टू, अपील के साथ टू लगाते हैं। अच्छा, दूसरी बात हम बात करें अपील टू के साथ अपील फॉर भी हो सकता है। अपील फॉर भी लगा सकते हैं। अपील फॉर का मतलब किसी सहायता के लिए, अपील फॉर सहायता के लिए निवेदन करना। अपील फॉर जैसे दे अपील्ड फॉर दी हेल्प, उन्होंने सहायता के लिए अपील की। या दे अपील्ड फॉर दी डोनेशन, उन्होंने डोनेशन के लिए अपील की। तो ये क्या है, अपील फॉर लगाते हैं तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन आती है यहां पर। और अपील टू के बाद भी नाउन आती है, लेकिन अपील फॉर में हेल्प होती है। किसी हेल्प के लिए, सहायता के लिए निवेदन करते तो अपील फॉर लगाते हैं। और अपील टू कब लगाते हैं? जब अपने किसी व्यक्ति से निवेदन करते हैं तो अपील टू लगाते हैं। ओके, तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ओके, अब अपने आगे बात करते हैं। अपील के बाद बात करते हैं बियर की। बियर विद। बियर विद क्या होता है? बियर विद होता है किसी की गलती को सहन करना। किसी की गलती को सहन कर, बियर का मतलब होता है सहन करना। तो किसी की गलती को सहन करने को अंग्रेजी में करते हैं बियर विद। जैसे द ओनर बियर्ड विद हिज मिस्टेक। ओनर ने या मालिक ने उसकी मिस्टेक को सहन किया। बियर्ड विद तो बियर्ड नहीं होता यहाँ, बोर विद होता है। सेकंड फॉर्म बियर बोर बोरन होती है। बोर विद हिज मिस्टेक, मालिक ने उसकी गलती को सहन किया। जैसे आई विल नॉट बियर विद योर मिस्टेक, मैं आपकी गलती को सहन नहीं करूंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? द ओनर बोर विद बियर विद। तो बियर विद क्या होता है? गलती को सहन करने को अंग्रेजी में बियर विद कहते हैं, और बियर के साथ विद का यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बियर का यूज करना है। और अगला जो हमारा प्रीपोजिशन है, बियर के साथ तो हमने बात कर ही ली। अब अपने बैग की बात करते हैं। बैग पार्डन ऑफ का अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति से क्षमा मांगने को बैग पार्डन ऑफ कहते हैं। जैसे ही शुड या ही मस्ट लगा देते हैं। ही मस्ट बैग पार्डन ऑफ दी हेडमास्टर, उसे हेडमास्टर से क्षमा मांगनी चाहिए। या यू मस्ट बैग पार्डन ऑफ दी ओनर ऑफ दिस फैक्ट्री, आपको इस फैक्ट्री के मालिक से क्षमा मांगनी चाहिए। तो ये जो बैग पार्डन ऑफ, ये याद रखना है, बैग पार्डन ऑफ। तो बैग के बाद ऑफ का प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कर रहे हैं, बैग पार्डन ऑफ। तो बैग पार्डन ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति से क्षमा मांगना। इसका मतलब इसके बाद कोई ना कोई व्यक्ति आएगा तो ऑफ लगाना है। बैग पार्डन लिखा है तो आपको प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है बैग का। और इसी तरीके से बैग के साथ अपने
बैग के साथ अपने जरूरी नहीं कि बैग पार्डन और बैग फॉर भी लगा सकते हैं, बैग फॉर लगा सकते हैं। बैग फॉर का मतलब किसी वस्तु के लिए, कोई वस्तु मांग रहा है किसी व्यक्ति से, किसी चीज के लिए याचना कर रहा है, तो अपने बैग फॉर कहते हैं, बैग फॉर हैं। ही बैग्ड फॉर, ही बैग्ड फॉर, कोई भी व्यक्ति है, बैग्ड फॉर चपाती, उसने चपाती की मांग की, बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था उसलिए चपाती मांगी। तो इसका मतलब ये चपाती की स्पेलिंग में डबल टी आई आता है, तो ध्यान रखना है। ही बैग्ड फॉर चपाती, तो ध्यान देना है, उसने चपाती की मांग की, तो इसका मतलब वस्तु की मांग करते हैं, दे बैग्ड फॉर, begged for the they begged for some money, उन्होंने कुछ धन की मांग की। तो धन की याचना करने को अंग्रेजी में कहते हैं बैग फॉर, तो बैग फॉर लग गया। तो अब ये तो बैग फॉर हो गया। इसके अलावा अपने बात करते हैं बैग ए पर्सन टू भी होता है, बैग ए पर्सन टू। इसका मतलब क्या होता है, बैग ए पर्सन टू का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति से किसी कार्य की याचना करना। कोई व्यक्ति है उससे किसी काम की याचना करना अंग्रेजी में कहते हैं, जैसे ही बैग्ड हिम टू रीड द he begged him to read this lecture again, उसने इस लेक्चर को दोबारा पढ़ने की मतलब उससे निवेदन किया। तो begged him to, इसका मतलब किसी व्यक्ति से कोई चीज मांग रहा है, तो beg him to, हिम लगाया है ना तो हिम के बाद टू लगेगा, बैग पर्सन लगाया है ना तो टू लगेगा, है। जैसे कहें राम begged him to recite the poem again, यानी राम ने इस पोइम को दोबारा रिसाइट करने की प्रार्थना की। तो begged him to recite, begged him, हिम लग गया ना तो इसके बाद टू लगाएगा। तो बैग का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति से कोई याचना करते हैं किसी काम करने के लिए तो begged him लगाते हैं। बैग फोर किसी वस्तु के लिए बैग फोर लगाते हैं, तो ये बैग फोर हो रहा है। तो बैग के साथ फोर भी लगा रहे हैं, बैग के साथ टू भी लगा रहे हैं। फोर का मतलब वस्तु के लिए याचना कर रहे हैं और टू का मतलब किसी व्यक्ति से किसी काम करवाने के लिए कहते हैं, तो बैग टू लगाते हैं। बैग फोर का एक और उदाहरण भी दे सकते हैं कि द पेशेंट बैग्ड, द पेशेंट बैग्ड फॉर सम मेडिसिन, पेशेंट ने मेडिसिन की मांग की। तो किसी वस्तु के लिए हम मांग करते हैं तो यहाँ फोर का यूज करते हैं, और किसी व्यक्ति से कोई काम करने की मांगते हैं, यहाँ ये भी हो सकता है बैग द डॉक्टर, ये देखो डॉक्टर फॉर सम मेडिसिन, यहाँ मेडिसिन की मांग हो रही है, ध्यान देना यहाँ मेडिसिन की मांग हो रही है, तो इसीलिए फोर का यूज हुआ यहाँ। हालांकि डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर से कोई काम नहीं करवाया जा रहा है, डॉक्टर से यहाँ कोई काम नहीं करवाया जा रहा है, यहाँ हिम से रीड करवाया जा रहा है, हिम से रिसाइट करवाया जा रहा है, तो इसलिए टू लगाया जा रहा है। तो लेकिन वहां पर फोर क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ वस्तु की मांग हो रही है, तो वस्तु की मांग के लिए फोर लगाएंगे। और कोई काम करवाते हैं तो उसके लिए अपने टू का यूज करेंगे, बैग्ड फोर और बैग हिम। और इसी तरीके से आपको याद रखना है। अगला आता है बिलीव, बिलीव इन, बिलीव के साथ हमेशा इन आता है, हैं? जैसे कहते हैं डू यू बिलीव इन गोस्ट्स, क्या आप गोस्ट्स में विश्वास करते हैं, भूतों में विश्वास करते हैं? तो डू यू बिलीव इन गोस्ट्स? नो, आई डोंट बिलीव इन गोस्ट्स, नहीं मैं गोस्ट्स में विश्वास नहीं करता। तो बिलीव के साथ क्या लगाते हैं, इन। तो बिलीव के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो इन आता है, तो ध्यान देना है, बिलीव के साथ प्रीपोजिशन इन लगाते हैं। ओके, अब अपने बात कर लेते हैं अगला प्रीपोजिशन बिलीव के बाद बिवेयर। आपने बिवेयर जो
सुना है। बिवेयर, बिवेयर के साथ ऑफ लगाते हैं हमेशा, हैं? आपने बहुत जगह पढ़ा हुआ, लिखा हुआ देखा होगा कि बिवेयर ऑफ द डॉग्स, बिवेयर ऑफ द डॉग, कुत्ते से सावधान। बिवेयर ऑफ द पिक पॉकेट्स ऐसे लिखा होता है, बिवेयर ऑफ द पिक पॉकेट्स, यानी जेब कतरों से सावधान, ऐसा लिखा होता ना। तो बिवेयर के साथ क्या लिखा होता है? ऑफ का प्रयोग करते हैं, बिवेयर ऑफ। ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो बिवेयर के साथ क्या लगाएंगे? बिवेयर का मतलब होता है सावधान होना, सचेत होना। अब एक और बात करते हैं अपने, बात करते हैं बिवेयर के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट के बाद अपने ऑन लगाते हैं, जैसे everyone congratulated me on my birthday, यानी हर किसी ने मेरे बर्थडे के ऊपर मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दी, बधाई दी। तो कॉन्ग्रेचुलेट के बाद ऑन लगाते हैं, जैसे he sent me congratulation on my success, उसने मुझे मेरी सक्सेस के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशन भेजी। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद क्या करते हैं? ऑन लगाते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना कॉन्ग्रेचुलेट शब्द, इसके साथ ऑन लगाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट। तो कॉन्ग्रेचुलेट की बात करते हैं। इसी तरीके से एग्री के साथ विद लगाते हैं, तो एग्री के साथ विद लगाते हैं, तो डिसएग्री के साथ भी विद ही लगाते हैं, तो डिसएग्री विद। और ये भी किसी प्रपोजल से होता है। बात ये याद रखनी है, किसी व्यक्ति से अगर आपने असहमत होते हैं, किसी व्यक्ति से अगर हम असहमत होते हैं तो विद का प्रयोग करते हैं, डिसएग्री विद। राम डिसएग्रीड विद लक्ष्मण, राम लक्ष्मण से डिसएग्री हो गए। किस विषय पर हो गए? ऑन द मैटर ऑफ अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा के मैटर के ऊपर राम जो है लक्ष्मण से असहमत हो गए, तो या लक्ष्मण डिसएग्रीड विद राम, तो ये डिसएग्रीड के साथ विद लगाया, और विद किसके साथ? लक्ष्मण के साथ। तो एग्री विद और एग्री टू दो होते हैं, ध्यान रखना। एग्री टू किसी प्रपोजल से होता है, एग्री विद किसी व्यक्ति से होता है। तो ये डिसएग्री और एग्री की बात अपने करते हैं, तो एक ही बात है, एग्री कहें या डिसएग्री कहें, दोनों बातें एक ही होती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें डिसएग्री के बाद, हम बात करते हैं फॉल इन लव। जैसे कहते हैं फॉल इन लव। फॉल इन लव का अर्थ होता है फॉल इन लव विद। इसका मतलब क्या होता है? किसी के साथ प्रेम हो जाना, किसी के साथ प्यार हो जाने को फॉल इन लव विद कहते हैं। जैसे कहें, जैसे अपने कहें रोज़लिंड fell in love with ऑरलैंडो। रोज़लिंड जो है उसको किससे प्रेम हो गया? ऑरलैंडो से प्रेम हो गया। तो रोज़लिंड फेल इन लव विद ऑरलैंडो, तो विद का यूज हो गया ना, फेल इन लव। तो इस तरीके से फेल इन लव का प्रयोग हो गया। तो फॉल इन लव का अर्थ होता है, फॉल इन लव का अर्थ क्या होता है? फॉल इन लव का मीनिंग होता है प्रेम हो जाना, प्यार हो जाना, ये फॉल इन लव होता है। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं फाइट। फाइट जो वर्ब आती है, फाइट के साथ देखिए हम कहते हैं फाइट अगेंस्ट। फाइट अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के विरोध में लड़ना, फाइट अगेंस्ट, ठीक है ना, किसी के विपक्ष में लड़ना, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं फाइट अगेंस्ट। और फाइट फॉर, इसका मतलब होता है पक्ष में लड़ना। तो फाइट फॉर और फाइट अगेंस्ट, यू मस्ट फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस, आपको इनजस्टिस के विरोध में लड़ना चाहिए। दे फाइट फॉर जस्टिस, यानी दे फाइट फॉर जस्टिस, वो न्याय के लिए लड़ते हैं, न्याय के पक्ष में लड़ते हैं। तो फाइट फॉर और फाइट अगेंस्ट भी हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि फाइट अगेंस्ट क्या होता है और फाइट फॉर क्या होता है। इसी तरीके से आपको बता देते हैं लाफ एट
लाफ एट का मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर हंसना। द होल क्लास, जैसे कहें द होल क्लास लाफ्ड एट सुरेश, पूरी क्लास जो है वो सुरेश पर हंसने लगी है। तो पूरी क्लास सुरेश के ऊपर हंसी तो लाफ एट सुरेश। तो किसी व्यक्ति के ऊपर हंसने को लाफ एट कहते हैं। ऐसे ही अपने कहते हैं लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है इच्छा रखना, किसी वस्तु की इच्छा रखना। जैसे द बेगर लॉन्ग्ड फॉर फूड, यानी भिखारी की जो इच्छा हुई वो फूड की हुई। तो इस तरीके से भोजन की इच्छा रखी उसने लॉन्ग फॉर। तो लॉन्ग फॉर का मतलब होता है इच्छा रखना। मोर्न फॉर होता है मोर्न फॉर का मतलब होता है किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए शोक प्रकट करना। मरे हुए व्यक्ति के लिए शोक प्रकट करने को अंग्रेजी में मोर्न फॉर कहते हैं। जैसे कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर mourned for the accident, mourned for the accident। तो इस तरीके से एक्सीडेंट के ऊपर उन्होंने शोक प्रकट किया प्रधानमंत्री ने। तो ये मोरन फॉर का मतलब होता है शोक प्रकट करना। प्रे टू जो होता है, प्रे टू का मतलब होता है भगवान से प्रार्थना करने को अंग्रेजी में प्रे टू कहते हैं। जैसे कहते हैं ही प्रेड टू गॉड टू ग्रांट देम पीस, उसने उन्हें शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। तो प्रेड टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करने को अंग्रेजी में प्रेड टू लगाते हैं। तो यहां पर अपने टू लगाते हैं, ये भी याद रखना है। मोरन फॉर लगाते हैं, यानी किसी के लिए शोक प्रकट करते हैं तो उसके लिए शोक फॉर लगाते हैं। लॉन्ग फॉर कोई इच्छा रखनी है तो लॉन्ग फॉर लगाते हैं। किसी के ऊपर हंसना है तो एट लगाते हैं, लाफ एट लगाते हैं। तो ये बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। ओके, अब ये लाफ एट मोरन फॉर हो गया। अभी रिपेंट ऑफ होता है। रिपेंट ऑफ का अर्थ है किसी बात के ऊपर पछताना है। जैसे कहते हैं बाइबल में लिखा है यू मस्ट रिपेंट ऑफ योर सिंस, आपको अपने पापों पर पश्चाताप करना चाहिए। रिपेंट ऑफ, पाप के ऊपर पश्चाताप करना चाहिए। रिपेंट ऑफ योर सिंस, यू मस्ट रिपेंट ऑफ योर सिंस, आपको अपने पापों पर पश्चाताप करना चाहिए। तो यहाँ ऑफ लगाते हैं तो रिपेंट ऑफ का, कई बार फॉर भी लगाते हैं तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर ऑफ का प्रयोग ही करते हैं रिपेंट के बाद, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं वो भी मेंटल एटीट्यूड प्रकट करते हैं। जैसे कहते हैं एंजियस फॉर क्या होता है? एंजियस फॉर होता है किसी बात के लिए चिंतित हो जाना। किसी बात के लिए चिंतित होता है तो हम कहते हैं एंजियस फॉर। और किसी विषय के ऊपर चिंतित हो जाता है तो हम कहते हैं एंजियस अबाउट हैं। जैसे कहते हैं ही वॉज anxious about the result, रिजल्ट के बारे में वो चिंतित था तो इसको कहते हैं एंजियस अबाउट द रिजल्ट। रिजल्ट को लेकर के चिंतित था, परिणाम के विषय में जब चिंतित होते हैं तो एंजियस अबाउट द रिजल्ट होता है। और किसी बात के लिए चिंतित होता है दे वर anxious of their unfailure, उनके unfailure नहीं failure, their failure, अपनी असफलता के लिए वो चिंतित थे। तो anxious for, यहाँ anxious for लगाते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ anxious about लगाते हैं। परिणाम के लिए चिंतित होते हैं तो anxious about होता है, और जब किसी बात के लिए चिंतित होते हैं तो anxious फॉर होता है। तो ये भी बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी होती है। अभी इसी तरीके से असेम्ड ऑफ होता है। असेम्ड ऑफ का मतलब होता है किसी बात पर शर्मिंदा। हालांकि कल हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि आई वॉज असेम्ड ऑफ माई ड्रेस।
आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई ड्रेस, मैं मेरे पहनावे के लिए मतलब अशेम्ड था, लज्जित था। अशेम्ड ऑफ का मतलब होता है लज्जित होना। इसी तरीके से हम कल पढ़ चुके थे बिजी विद। बिजी विद का मतलब होता है किसी काम में व्यस्त होना, जैसे ही वॉज बिजी विद हिज स्टडी, वो अपने पढ़ाई में व्यस्त था। बिजी विद, बिजी इन नहीं लगाते हैं कि उसमें व्यस्त था तो बिजी विद ही लगाएंगे। ऐसे ही अपने याद रखना है ईगर। ईगर फॉर होता है किसी काम के लिए उत्सुक होता है, हैं? किसी काम के लिए उत्सुक होता है तो दे वर ईगर फॉर, ईगर फॉर लगाते हैं। ईगर फॉर पीस, वो शांति के लिए उत्सुक थे। या ईगर टू भी लगाते हैं, सॉरी ईगर टू लगाते हैं। ईगर टू किसी से कोई काम करवाना होता है तब दे वर ईगर टू हियर द लेटेस्ट न्यूज। दे वर ईगर टू हियर द लेटेस्ट न्यूज, वो लेटेस्ट न्यूज सुनने के लिए उत्सुक थे। ईगर इन भी लगाते हैं। ईगर इन, ईगर इन कब लगाते हैं? ईगर इन किसी विषय में कार्य करने का उत्सुक जो होता है ईगर इन कहते हैं। किसी विषय में कार्य करने का इच्छुक। ही इज ईगर इन फिलोसॉफी, वो फिलोसॉफी में उत्सुक है, मतलब फिलोसॉफी में कार्य करने का इच्छुक है। तो इस तरीके से ईगर फॉर, ईगर टू, ईगर इन अलग अलग भाव प्रकट करते हैं, अलग अलग मेंटल एटीट्यूड बताते हैं। तो ईगर के साथ टू भी लगा दिया और ईगर के साथ इन भी लगा दिया और ईगर के साथ फोर भी लगा दिया, ईगर फोर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अशेम के साथ ऑफ लगाते हैं, अशेम्ड ऑफ मतलब किसी चीज के लिए लज्जित होना है, के लिए अर्थ होता है यहाँ पर बिजी विद। बिजी विद का अर्थ होता है में, साथ नहीं होता विद का अर्थ। बिजी विद है, इसमें बिजी है, मैं इसमें बिजी हूं, मतलब मैं इसमें बिजी हूं। मैं यहाँ लगाते हैं तो इन मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा। बिजी इन नहीं होता, बिजी विद होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अपने फेथफुल लगाते हैं। फेथफुल टू होता है हमेशा, फेथफुल टू। फेथफुल टू का अर्थ होता है किसी के प्रति वफादार होना। जैसे कहते हैं आई विल बी फेथफुल टू यू, फेथफुल टू यू, ये अपने लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, आपके प्रति आभारी रहूंगा। तो फेथफुल के साथ हमेशा टू लगता है। जब फेथफुल आ जाए, खालिस्तान पूछ लिया जाए, ब्लैंक पूछ लिया जाए, तो आपको क्या भरना है? टू भरना है, फेथफुल टू। ऐसे ही आपको फियरफुल ऑफ होता है, किसी बात से अगर भयभीत हैं आप तो फियरफुल हैं। ही वॉज फियर ऑफ फियरफुल, जैसे कहते हैं ही वॉज फियरफुल ऑफ, मतलब किसी बात से भयभीत। फियरफुल ऑफ देयर एटीट्यूड, वो उनके एटीट्यूड से भयभीत था, है? तो ये फियरफुल के साथ ऑफ लगाते हैं, फियरफुल ऑफ। ये ऐसे तरीके से फॉन्ड ऑफ लगाते हैं। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का अर्थ क्या होता है? शौकीन होने को अंग्रेजी में फॉन्ड ऑफ है। दे वर फॉन्ड ऑफ, दे वर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, वे मिठाई के शौकीन थे। तो ये फॉन्ड ऑफ का प्रयोग हो गया। फियरफुल के साथ भी ऑफ, फॉन्ड ऑफ के साथ भी ऑफ लगाते हैं। एक और बात आप याद रखें, जैसे कोई आदमी किसी चीज में होशियार होता है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा इस विषय में, तो गुड एट लगाते हैं। गुड एट, जैसे कहें मैं अंग्रेजी में होशियार है तो ही इज गुड एट इंग्लिश, यानी यहाँ पर इन नहीं लगाते, गुड इन इंग्लिश, गलत हो जाएगा, गुड एट इंग्लिश होता है, गुड एट इंग्लिश, गुड एट हिंदी, है? ऐसे गुड एट का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक और याद रखना है, ग्रीडी। ग्रीडी 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 का मतलब क्या होता है? ग्रीडी का मतलब होता है लालची। ग्रीडी ऑफ होता है, यानी किसी वस्तु आदि का लालची है। जैसे कहते हैं रमेश वॉज ग्रीडी ऑफ मनी, वो धन का लालची था। ग्रीडी ऑफ, का के लिए ऑफ ही लगाते हैं वैसे भी, है? ग्रीडी ऑफ मतलब ग्रीडी के साथ भी ऑफ लगाते हैं, फियर के साथ भी ऑफ लगाते हैं, फॉन्ड के साथ भी ऑफ लगाते हैं और गुड के साथ एट लगाते हैं। यानी यहाँ रंग अर्थ में का आ रहा है लेकिन फिर भी हमने एट लगाया है, ध्यान में रखना है इसको। ऐसे ही जीलस, जीलस शब्द होता है ना, जीलस का मतलब होता है ईर्ष्या रखना। जीलस के साथ ऑफ होता है किसी अन्य की बात से ईर्ष्या रखना, किसी की अन्य की बात से ईर्ष्या रखना। जैसे कहते हैं
Rosalind was jealous of the beauty of Celia, यानी रोजेलिंड जो है वो सीलिया की सुंदरता से ईर्ष्या रखती थी, तो यहाँ जीलस ऑफ का प्रयोग हो गया, जीलस ऑफ। तो इस तरीके से अपने जीलस के साथ भी ऑफ लगाते हैं, जीलस ऑफ है। तो इस जीलस का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या होना, गुड एट, ग्रीडी ऑफ, जीलस ऑफ। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। रेस्पॉन्सिबल, एक वर्ड आता है रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल जो होता है, रेस्पॉन्सिबल टू, रेस्पॉन्सिबल टू का मतलब किसी के प्रति उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल टू का मतलब किसी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है, काम के प्रति उत्तरदायी होता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है, हैं? जैसे द टीचर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू दी प्रिंसिपल, टीचर जो है वो प्रिंसिपल के प्रति उत्तरदायी हैं? ऐसे ही कहें रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल फॉर मतलब काम के प्रति उत्तरदायी कहेंगी। दी टीचर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गुड रिजल्ट, यानी गुड रिजल्ट देने के प्रति उत्तरदायी हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल के प्रति उत्तरदायी हैं तो हम टू लगा रहे हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति के प्रति ना होकर के अच्छे काम के प्रति उत्तरदायी हैं तो वहां पर अपने फोर लगा रहे हैं। तो इस तरीके से रेस्पॉन्सिबल के साथ फोर भी लगता है और रेस्पॉन्सिबल के साथ में टू भी लगता है। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब ये रेस्पॉन्सिबल के बाद अपने बात करते हैं प्राउड ऑफ। प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ का अर्थ होता है किसी बात पर, किसी व्यक्ति पर गर्व होने को कहते हैं प्राउड ऑफ। जैसे कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, या ये भी कह सकते हैं आई एम प्राउड ऑफ योर सक्सेस, मुझे आपकी सक्सेस पर गर्व है। तो गर्व होने को अंग्रेजी में प्राउड ऑफ कहते हैं। ऐसे ही कहते हैं होपफुल ऑफ। होपफुल ऑफ का मतलब होता है किसी बात के लिए आशावान होते हैं? जैसे कहते हैं शी वॉज होपफुल ऑफ हर सक्सेस इन दी RAS एग्जाम। ठीक है ना, होपफुल, होपफुल ऑफ लगाएंगे, होपफुल ऑफ लगाएंगे, जैसे फियर ऑफ लगाते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर अपने होपफुल ऑफ लगाएंगे, वैसे ही प्राउड ऑफ लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और इस तरीके से आप इसको तो करेंगे ही करेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें फिट फॉर, फिट फॉर होता है फिट फॉर। फिट फॉर का अर्थ होता है किसी कार्य के लिए योग्य जो होता है, किसी काम के लिए योग्य होता है, तो अपने कहते हैं फिट फॉर। जैसे कहते हैं यू, जैसे कहें यू आर फिट फॉर दिस एक्सरसाइज, आप इस एक्सरसाइज के लिए फिट हैं। तो फिट फॉर, फिट फॉर का मतलब योग्य होना, समर्थ होना, तो वहां पर अपने फिट फॉर का प्रयोग कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको पूरा ध्यान रखना है कि फिट फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब अगर बात करें कुछ, ये तो थे कुछ एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव के साथ कुछ प्रीपोजिशंस लग रहे थे और उनका अलग अलग मीनिंग निकल रहा था। अब हमारे पास कुछ नाउन्स हैं, संज्ञाएं हैं, उनके साथ भी अलग अलग प्रीपोजिशन लगने से अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, डिफरेंट प्रीपोजिशन के डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं। जैसे अपने कहें अफेक्शन, आपने अफेक्शन सुना, अफेक्शन एक नाउन है, तो अफेक्शन फॉर होता है हमेशा, अफेक्शन फॉर होता है किसी व्यक्ति के लिए स्नेह रखना। जैसे कहें अपने, जैसे कहें द ड्यूक ऑफ फ्रेडरिक हैज द सेम अफेक्शन फॉर रोजेलिंड एज फॉर सीलिया। बता देता हूं कि सीलिया और रोजेलिंड दोनों चचेरी बहनें थी, कजन थी, और जो ड्यूक ऑफ फ्रेडरिक जो था वो राजा था, उसने रोजेलिंड के पापा को एग्जाइल दे दिया था, वनवास दे दिया था, निकाल दिया था देश से, लेकिन फिर भी वो दोनों बेटियों के प्रति, अपनी बेटी सीलिया के प्रति और रोजेलिंड के प्रति बराबर स्नेह रखता था। तो अफेक्शन की बात, अफेक्शन का मतलब फॉर होता है किसी के प्रति स्नेह रखते हैं, तो अफेक्शन फॉर।
ठीक है ना, अफेक्शन फॉर लगाते हैं। उसके बाद में बात आते हैं एम्बिशन। एम्बिशन फॉर होता है महत्वाकांक्षा रखना किसी के लिए। किसी के लिए महत्वाकांक्षा रखने को अंग्रेजी में कहते हैं एम्बिशन फॉर। जैसे कहें द किंग सिकंदर हैज अ ग्रेट एम्बिशन फॉर वर्ल्ड एम्पायर, यानी विश्व सम्राट बनने की उसकी एक इच्छा थी, तो वो एम्बिशन थी, महत्वाकांक्षा थी, तो एम्बिशन फॉर लगाते हैं। इसी तरीके से अपने लिखते हैं अटेंशन टू का मतलब होता है किसी बात के ऊपर ध्यान देना, यानी किसी बात के प्रति ध्यान देते हैं, अटेंशन टू। जैसे कहते हैं अटेंशन टू, ही हैड अटेंशन टू हिज एम, उसका अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान था, तो अटेंशन टू। अटेंड टू भी कहते हैं ना, अटेंड टू योर बुक प्लीज, अपने बुक की तरफ ध्यान दो, हैं। अटेंशन, वी मस्ट हैव अटेंशन टू अवर एम, हमें हमारे एम के प्रति ध्यान रखना चाहिए, तो अटेंशन टू लगाते हैं, याद रखना है, हैं। हर व्यक्ति को एम्बिशन भी रखनी चाहिए, वी मस्ट हैव एम्बिशन फॉर अवर सक्सेस, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एम्बिशन, अटेंशन, इनके साथ कौन से प्रीपोजिशन लगा रहे हैं, ऑपोजिशन टू रहते हैं, किसी के प्रति विरोध होते हैं, ऑपोजिशन टू लगाते हैं। ऑपोजिशन टू का मतलब किसी के प्रति विरोध रखना, वी मस्ट नॉट हैव एनी ऑपोजिशन टू आवर नेबर, हमें हमारे नेबर्स के प्रति किसी प्रकार का विरोध नहीं रखना चाहिए, तो अपोजिशन नहीं रखना चाहिए, हैव नो अपोजिशन टू अवर नेबर। यहाँ अपोजिशन के साथ टू लगाते हैं, जैसे अटेंशन के साथ टू लगाते हैं, वैसे ही अपोजिशन के साथ भी टू लगाते हैं, ठीक है ना। अपोजिशन के साथ टू लगाते हैं। ऐसे ही अपने ध्यान रखने हैं, क्वेरल एक वर्ड आता है, क्वेरल मीन्स झगड़ा होता है, QUARREL, क्वेरल विद का मतलब होता है किसी से झगड़ा, किसी व्यक्ति से झगड़ा आते हैं तो अपने क्वेरल विद लगाते हैं। दे क्वेरल्ड विद देमसेल्व्स लिखते हैं ना, दे क्वेरल्ड विद देमसेल्व्स, वो आपस में झगड़ पड़े, यानी आपस में झगड़े, क्वेरल विद लगाते हैं, क्वेरल विद। ऐसे ही क्वेरल बिटवीन लगाते हैं, क्वेरल बिटवीन, दो के मध्य झगड़ा होता है तो अपने क्वेरल बिटवीन का प्रयोग अपने पढ़ चुके हैं, आपको बताने की जरूरत। बिटवीन राम एंड श्याम कह सकते हैं, क्वेरल बिटवीन हरि एंड मोहन कह सकते हैं, तो क्वेरल बिटवीन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अपने सिंपथी फॉर लगाते हैं। सिंपथी फॉर का मतलब किसी के प्रति सहानुभूति रखना, और सिंपथी फॉर के साथ कई बार सिंपथी फॉर लगाते हैं, कई बार सिंपथी विद भी लगाते हैं, तो इसका मतलब किसी के प्रति सहानुभूति रखना, तो लिखते हैं वी मस्ट हैव सिंपथी फॉर एनी सफरिंग पर्सन, किसी भी पीड़ित व्यक्ति के प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। सिंपैथी विद भी हो सकता है, सिंपैथी फॉर भी हो सकता है, हैं? तो ऐसे ही अपने जैसे प्राउड पढ़ा था, उसके साथ तो अपने लगाते थे ऑफ, और प्राइड के साथ इन लगाते हैं। प्राइड का मतलब किसी बात के ऊपर गर्व जब करते हैं तो प्राइड इन कहते हैं, हैं? जैसे कहते हैं आई हैव प्राइड इन हिज सक्सेस, मुझे उसकी सफलता पर गर्व है, या मैं गर्व रखती हूँ, इस तरीके से बात करते हैं, या गर्व रखता हूँ। तो ये बातें जो मैंने आपको बताई, कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में हमने चर्चा की। कल और हम प्रीपोजिशंस के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें भी मतलब कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनके साथ हम लगाते हैं तो कुछ अलग ही अर्थ निकलते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं एम एट लगाते हैं हमेशा। एम एट का मतलब होता है कोई लक्ष्य, आई ऑलवेज एम्स एट गेटिंग बेनिफिट, आई ऑलवेज एम एट गेटिंग बेनिफिट, मैं हमेशा बेनिफिट के लिए, मतलब बेनिफिट मिले मुझे, इससे लक्ष्य होगा कि हमेशा लाभ प्राप्त मुझे करना है, तो आई ऑलवेज एम एट होता है। तो एम एट हमेशा याद रखना है कि एम एट लगाते हैं, कभी दूसरा यूज नहीं करते हैं। ऐसे ही आस्क फॉर यूज करते हैं।
आस्क फॉर का अर्थ होता है कोई चीज मांगना। सी आस्क्ड फॉर माई हेल्प है, सी आस्क्ड फॉर माई हेल्प, उसने मेरी सहायता मांगी। ऐसे ही अपने यूज करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, इसका मतलब होता है इसी क्षण, इसी समय। आई नीड सम मनी एट दिस मोमेंट है, आई नीड सम मनी एट दिस मोमेंट। तो एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, ऐसे ये कुछ फ्रेजेस होती हैं, ये इनके साथ निश्चित प्रीपोजिशन होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कहते हैं बाई दी एंड ऑफ, यहां देखो बाई भी लग रहा है, ऑफ भी लग रहा है, तो इसका मतलब होता है इसके अंत में, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। जैसे कहते हैं द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ द मंथ, मतलब इस महीने के अंत तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए। देखो देखो ये बाय द एंड ऑफ द मंथ, तो ये बाय द एंड ऑफ लिख रहा है ना, तो इसका मतलब बाय भी लग रहा है और ऑफ भी लग रहा है, दोनों प्रीपोजिशन साथ साथ लग रहे हैं। तो ये बाय द एंड ऑफ क्या है, एक फ्रेजेस है, और इस फ्रेज को अपने को ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार अपने बहुत सारी फ्रेजेस करेंगे, बहुत सारे प्रीपोजिशंस करेंगे। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।